नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलाहाबाद उपचुनाव पर लगातार हम आपको हर अपडेट पहुंचा रहे हैं और आज हमारा जो मुद्दा है असल में वो है आईएनएलडी के उम्मीदवार के ऐलान को लेकर। दरअसल आज सिरसा व चोपटा में आईएनएलडी की तरफ से कार्यकर्ताओं के साथ एक मंथन होगा। कहीं ना कहीं धर्म संकट तो आईएनएलडी के ऊपर भी है। आखिर इस जो वक्त अब चल रहा है जिस तरीके से, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस को अपने उम्मीदवारों को उतारने के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उनकी तरफ से अभी तक भी जो राय मशवरा है वो चल रहा है। मगर आईएनएलडी में अभय सिंह एकमात्र ऐसे विधायक हैं जिनको चुनाव मैदान में जाने से कोई गुरेज नहीं है। मगर अब बात यहाँ पर आकर फंसी है, आखिर अभय सिंह चौटाला को खुद मैदान में आना चाहिए या फिर उनके बेटे अर्जुन चौटाला को मैदान में आना चाहिए। दरअसल चुनावी विशेषज्ञों की माने, राजनीतिक विशेषज्ञों की अगर हम माने तो ये चर्चा है कि अभय सिंह चौटाला का लगभग तय हो चुका है, वही आईएनएलडी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। मगर जिस बात को लेकर अभय चौटाला ने 26 जनवरी को किसानों के समर्थन में इस्तीफ़ा दिया, उन्होंने कहा था कि अगर एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून नहीं आया, तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो मैं विधानसभा से इस्तीफ़ा दे दूंगा। ठीक उन्होंने अपनी जुबान पर वो पाबंद रहे और 26 जनवरी के बाद जब जैसे उन्हें पता लगा कि अब बात नहीं बनने वाली है तो उन्होंने झट से अपना त्यागपत्र दे दिया और किसानों के बीच में जाकर वो खड़े हो गए। मगर एज पर नियम 6 महीनों के भीतर उपचुनाव करवाना ज़रूरी होता है। मगर अब सवाल ये है कि अभय सिंह चौटाला के इस्तीफ़ा देने के बावजूद भी कानून का जो पेच है वो वही फंसा है। ना ही तो एमएसपी इसके ऊपर कोई गारंटी कानून बन पाया, मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है, ना ही तीनों कृषि कानून रद्द हो पाए। 10 महीनों से ज़्यादा का वक्त किसानों को गुजरा है और अभी तक भी किसान आंदोलनरत है। मगर दूसरा पहलू ये भी है जो चर्चा चल रही है, वो ये है कि अभय सिंह चौटाला अगर इस उपचुनाव में उतरते हैं तो वही एक ऐसे विधायक हैं जो विधानसभा में बेखूबी तरीके से आम आदमी से लेकर किसान का मुद्दा हो, चाहे भले किसी तरीके का मुद्दा हो, बेबाक तरीके से वो उस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का काम करते हैं। और अब तक भी यही हुआ है कि किसानों के ऊपर एकमात्र ऐसे विधायक थे जो बेबाक तरीके से बोलते रहे। पहले से उन्होंने कहा था कि ये तीनों कृषि कानून अच्छे नहीं हैं और उसके बाद भी उन्होंने लगातार सरकार को घेरने का काम किया था। कहीं ना कहीं करण चौटाला का नाम भी सामने आ रहा है, मगर वो अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़े हैं। इसलिए उनके लिए राय ये बन पा रही है कि अर्जुन चौटाला इससे पहले चुनाव एक लड़ चुके हैं, उनके पास अनुभव भी है और लगातार वो मैदान में रहते हैं, इसलिए अर्जुन सिंह चौटाला को उतारना ठीक रहेगा। मगर इन सब बातों को लेकर आईएनएलडी अपने कार्यकर्ताओं पर सब कुछ छोड़ना चाहती है, क्योंकि ओपी चौटाला ने पहले से क्लियर किया था कि जो आवाम की आवाज़ होगी वही मैदान में होगा। यानी चोपटा में कल और सिरसा में, सबसे पहले सिरसा में कार्यकारिणी की बैठक है, उसके बाद चोपटा में शायद ऐलान कल हो जाए। और अभी दूसरी बात हम कर लेते हैं, वो ये है कि बीजेपी में भी अभी तक सबसे पहले जो स्थान पर कैंडिडेट का नाम आ रहा है वो अब तक के सूत्रों की अगर माने तो वो गोविंद कांडा का नाम सबसे आगे और दूसरे स्थान पर आदित्य चौटाला का नाम है। हालांकि आदित्य इस चुनाव को लड़ने के इच्छुक नहीं है, मगर गोविंद कांडा के ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। और आज सिरसा में काफ़ी गहनता से मंथन, सुभाष बराला भी पहुंचे थे, काफ़ी विचार विमर्श किया गया है। कांग्रेस में देखें तो 3 दावेदार प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। सबसे पहला नाम भरत सिंह बेनीवाल का, दूसरे स्थान पर पवन बेनीवाल और तीसरे पर कैप्टन अमरदीप सिंह चल रहे हैं। भरत सिंह बेनीवाल बहुत कदावर नेता है, उनके पास खुद का भी पैक्ट वोट बैंक है और इससे पहले वो एक बार विधायक रह चुके हैं और उसके बाद वो फिर से एक चुनाव में उतरे थे, लेकिन उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी। मगर दूसरी तरफ पवन बेनीवाल हैं जो पहले लोकदल में थे, फिर बीजेपी में गए और उसके बाद अब कांग्रेस में आए हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भरत सिंह बेनीवाल का लगभग टिकट मिलना उनका तय है। और जिस तरीके से अब वो लगातार जनसंपर्क भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनका टिकट, उनका डेटा कंप्यूटर में फिट है कांग्रेस के, तो उनका विश्वास ये कह रहा है कि उनकी टिकट पक्की है। मगर पवन बेनीवाल सेकंड नंबर पर आते हैं,
थर्ड नंबर पर कैप्टन अमरदीप सिंह का नाम चल रहा है। अगर हम बीजेपी में करें तो एक चेहरा और है बीजेपी में, आदित्य के बाद जो अगर चेहरा आता है तो वो है निताशा रकी सिहाग। ये भी बीजेपी से हैं नेत्री, इनका नाम भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम में चल रहा है कि उन्हें भी टिकट मिल जाए। मगर 6 और 7 अक्टूबर को ही ये नाम का ऐलान होगा, क्योंकि 8 अक्टूबर नामांकन की आखिरी डेट है। 7 तारीख को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने कैंडिडेट का ऐलान करते ही नामांकन पत्र दाखिल करवाएगी। अब कांग्रेस ने मीटिंग में एजेंडा तैयार किया कि जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो आवेदन करें, यानी सबके लिए मौका है। उसके बाद रिव्यू होगा, एक कमेटी बैठेगी, स्क्रीनिंग होगी, सब कुछ देखा जाएगा आखिर कौन ऐसा कैंडिडेट है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो मेरे सूत्र और मुझे जो जानकारी मिल पा रही है उसमें भरत सिंह बेनीवाल लगभग तय है, मगर दूसरी सुई है वो आ रही है पवन बेनीवाल पर। मगर ये भी बात है कि पवन बेनीवाल थोड़ा लड़ने के इच्छुक कम है, मगर वो 2024 की ग्राउंड तैयार करने में जुटे हुए हैं। अब देखना ये भी होगा, अगर पवन बेनीवाल को निश्चित तौर पर टिकट मिलता है तो फिर भरत सिंह बेनीवाल का वोट बैंक आखिर कहाँ जाएगा। क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है, जब पवन बेनीवाल बीजेपी में थे या लोकदल में थे तब कांग्रेस के बहुत बड़ा एक ऐसा जो धरा था जो वो उनसे नाराज़ रहता था। ऐसे में उस धरे की नाराज़गी कांग्रेस भुनाना नहीं चाहती, उनको भी साथ रखना चाहती है। इसलिए दाम पेच कहीं ना कहीं धर्म संकट की स्थिति है वो कांग्रेस के ऊपर भी लागू होती है। और आईएनएलडी बहुत सेफ जगह पर है, मगर कैंडिडेट के ऐलान को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति जरूर है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अगर अभय सिंह आते हैं तो ये फिर पूरे तरीके से चुनावी स्टंट होता है। सिर्फ लोकप्रियता के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, किसानों की बात बन नहीं पाई, सिरे नहीं चढ़ पाई। मगर कार्यकर्ताओं का ये पक्ष है कि अभय सिंह बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो बेबाक तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं। और अगले एपिसोड में, हर एपिसोड में हम मिलते रहेंगे। इलाहाबाद के तमाम चुनावी मुद्दों की हम बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर गठबंधन सरकार को लोग और तमाम विपक्षी पार्टियां घेरने का काम करेगी। और रही बात, अब कल पर निगाहें सबसे बड़ी हैं, आईएनएलडी की तरफ से मंथन होगा, हो सकता है कल ही चेहरे का ऐलान हो जाए, मगर कल लग नहीं रहा। कल भी गहनता से विचार होगा, उसके बाद ओपी चौटाला इस बात को देखेंगे, अपनी कमेटी के सामने बात रखी जाएगी। तो कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी जो किसान केसरी को सोचना होगा, आखिर किस तरीके से वो खुद चुनाव लड़ें या फिर अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव लड़ाया जाए या फिर उनके बेटे को चुनावी मैदान में उतारा जाए। तो ये तमाम बातें हैं। और अर्जुन का जो फिलहाल बहुत स्ट्रॉन्ग उनका माना जा रहा है, अगर उनको भी टिकट मिलती है तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। और कांग्रेस हाईकमान ने अपने आवेदन मांगे हैं और गोविंद कांडा की तरफ से भी इच्छा जताई गई है, क्योंकि अब निगाहें सब लोगों की चौपटा पर है। और फिलहाल आप सब लोगों की राय कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे, आपको क्या लगता है इस उपचुनाव में किस तरीके की रोचकता बनेगी। और ये भी चर्चा चल रही है कि हो सकता है तीनों लोग ही परिवार के हों, तो फिर इसकी रोचकता और भी बदल जाएगी। मगर पूरे हरियाणा की निगाहें इस उपचुनाव के ऊपर है, क्योंकि ये हरियाणा का एकमात्र उपचुनाव है जो कि किसान आंदोलन के बीच में है। वहीं पर 10 अक्टूबर को किसानों की महाम पंचायत डबवाली में, जहां पर हो सकता है कोई बड़ा फैसला लिया जाए। और देखना ये होगा कि अब बीजेपी के नेताओं को विरोध का सामना जब वो मैदान में उतरेंगे तो करना होगा। और ये टक्कर कैसी रहने वाली, किन किन के बीच में रहने वाली है सीधे तौर पर, ये भी जल्दी ऐलान होगा। उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। आप बने रहिए, इलाहाबाद की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।